दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को लिए यूपीपीसीएल के जो पिछले ईयर के पेपर्स हैं उनके जो है सॉल्व के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। जो लोग यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये सॉल्व पेपर 25/11/2019 का है। तो इसमें आप लोग देखिएगा कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आए हैं। जैसे दोस्तों दे रखा है, एक संधारित्र में दो होते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या दो होते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें जैसे चालक कुचालक द्वारा अलग होता है, सिल्वर कोटेड कुचालक होता है, सेरेमिक और प्लेट अपवर्तक डिस्करक होता है। चौथा दिया है कि कुचालक परावैद्युत से अलग होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो संधारित्र यानी कि चालक कुचालक द्वारा अलग होता है। इससे रिलेटेड दोस्तों 4-5 पॉइंट भी दिए हुए हैं कि जो चालक होते हैं कुचालक से अलग होते हैं। संधारित्र का सिंबल दोस्तों ऐसे होता है। संधारित्र एक निष्क्रिय तत्व है जो ऊर्जा को विद्युत अवशेष के रूप में एकत्र कर लेता है। संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन 0/d होती है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि ए चालक का क्षेत्र है और डी चालकों के बीच की दूरी है। किसी संधारित्र में उसके विद्युत रोधी माध्यम में ऊर्जा संचित होती है। और दोस्तों यहाँ से हम एक बात और भी जान जाएंगे कि जो संधारित्र में संचित ऊर्जा है उसे हम 1/2 CV² जूल होती है। संधारित्र हमेशा वोल्टा का नियम का विरोध करता है। अब दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जैसे कह रहा है, कौन सा विद्युत स्ट्रोक सबसे अधिक खतरनाक होता है। तो दोस्तों इसमें पहला वाला है भूतार पर सीधा स्ट्रोक। अगर जो कोई भी स्ट्रोक होता है यानी कि कह सकते हो कि जो पृथ्वी से संपर्क में आता है तो वो काफ़ी खतरनाक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी हमारा सबसे बड़ा जो है अर्थ होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है हम कह सकते हैं कि वो एक चुंबकत्व है। पृथ्वी हमारी क्या है, एक चुंबक है। और इसलिए यहाँ पर अब इसके कारण भी है दोस्तों। ऐसे अगर जो भूतार अगर जो मतलब जो जमीन पर तार होता है, अगर जो सीधे पृथ्वी से अटैच होता है तो खतरनाक होता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है, प्रत्यक्ष अगर जो सीधे लाइन से तो लाइन को हानि पहुंचता है। अगर जो लाइटिंग अरेस्टर द्वारा वोल्टेज होता है तो वो एक दिशीय होता है। अब दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व के पास प्रतिरोध के लिए लगभग रैखिक विशेषताएं होती हैं। तो इसमें दोस्तों है कार्बन। क्योंकि दोस्तों जो कार्बन होता है उसमें रैखिक विशेषताएं होती हैं। क्यों? क्योंकि जो थर्मामीटर, बैरिस्टर, डायोड तीनों की अरैखिक विशेषताएं होती हैं। अब जो कार्बन होता है इसके जो दो विशेषताएं उसमें दे रखा है, इसे अर्धचालकों से निर्मित तत्व की आरेखित विशेषताएं या कार्बन के पास ऋणात्मक ताप गुणांक की विशेषताएं। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि लंबाई और ए वर्ग मीटर सेक्शन वाले चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा होती है। तो उसका दोस्तों ये फार्मूला होता है, ये आप लोग को रटना पड़ेगा। जैसे दिया है 1/2 म्यू ए N²/L/I²J। दोस्तों इसका प्रूफ भी देखिए। जैसे अगर जो यल हमारा लंबाई है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर जो मुझे इस फार्मूले को निकालना है तो चुंबकीय ऊर्जा को हम लेते हैं 1/2 Li²। चुंबकीय प्रेरकत्व का सूत्र होता है N²/S। और यस बराबर दोस्तों हम लिखते हैं 1/μL/A। तो म्यू N²/L अगर जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इतना आ जाएगा, जिसमें यस रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठंभ होता है, म्यू पारगम्यता परमेबिलिटी, एन फेरों की संख्या, आई धारा। अब दो इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेरकत्व में उचित उचित ऊर्जा का रूप होता है। प्रेरकत्व हमेशा धारा परिवर्तन का विरोध करता है। अगला संख्या है दोस्तों 6 बिट बाइनरी संख्या हमारा दशमलव में
इसको करना है। तो जैसे हम पहले दशमलव नंबर को क्या करते हैं, इस दशमलव नंबर को दो भागों में बांट देते हैं और इसे दो पर घात लिखना शुरू कर देते हैं। तो जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो दो पर घात जीरो, फिर दो पर घात वन, फिर दो पर घात जो है दो। इन सबको क्या करते हैं दोस्तों, घात में करके फिर जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद ये जो दशमलव का आगे वाला भाग है इसको करते हैं, यानी ये जो आगे वाला भाग है इसे प्लस में प्लस घात, और ये जो पीछे वाला भाग है ये 101 इसे माइनस में करने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर आप देख रहे हैं कि इसको जब जोड़ते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये हमारा जो आ जाता है ये 625 आ गया है 0.625, और ये कितना आ गया, ये इतना आया। यानी हम सबको जब जोड़े तो 4 और 1 ये 5, तो ये हमारा जो आंसर आया, आंसर हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मूविंग आयरन उपकरण में डिफ्लेक्टिंग टार्क है। तो मूविंग आयरन उपकरण में जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है दोस्तों, वो जो है उसे हम कह सकते हैं कि वो हमारा सी ऑप्शन है। डिफ्लेक्टिंग टार्क कोश 1/I के जो है इसमें जो है आई स्क्वायर के अनुपाती होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क, क्योंकि दोस्तों जितना धारा उसमें जाती है उसका वो 2 गुना धारा कंज्यूम करती है। अब जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो मूविंग आयरन उपकरण है वो आई स्क्वायर होता है। आई उपकरण में होने वाली बहने वाली धारा है जो एसी व डीसी वोल्टेज को मापते हैं। कंट्रोलिंग टार्क और या फिर उसे कह सकते हैं ग्रेविटी उत्पन्न होता है। तो हमें यहाँ पर दो बात याद रखना है कि अगर जो प्रयोगशाला में हम एमआई प्रकार के जो है यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, एमआई प्रकार के यंत्र एक दूसरे के अपेक्षा एसी यंत्र सस्ता होते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है कि 36 स्टेटर स्लॉट में 4 पोल कॉइल लगी हुई है, 1 से 8 कुंडलन के पिच निर्धारित करना है। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इसका आंसर 20, पिच फैक्टर 20 काश 20 डिग्री आया है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखना है क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि इसमें दिया है कि स्टेटर स्लॉट जो है 36 है, पोल की संख्या 4 दे रखा है। तो सबसे पहले हम पोल पिच याद कर लेते हैं। तो स्लॉट बटे पोल इसको हम भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। पूर्ण कॉइल स्पान का जो विस्तार होता है 1 से 10 होता है। अब हमें क्या करना है, इस 10 से इसको सेपरेट करना, घटा देना है। तो यहाँ पर जो ये कॉइल स्पान आएगा वो 2 आएगा। उसके बाद दोस्तों जो इसका फार्मूला होता है कि 2/9 थीटा। अब चूंकि दोस्तों हमें जो स्पान आया वो 2 आया और पोल पिच कितना है 9 है, इसमें हम भाग दे दिए तो ये इससे कट जाएगा। 9 दूनी 18, 2 दूना 4, तो इतना आ गया। चूंकि दोस्तों कास पिच गुणक बराबर होता है कास अल्फा बाई 2, यानी 40/2 कास 20 डिग्री। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर रोप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लक्स कहा जाता है। एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर के रूप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लक्स कहा जाता है। अब दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट दो बातें हैं कि लक्स प्रति मीटर को लक्स प्रति वर्ग मीटर को लक्स के रूप में कहा जाता है, और खोखला गोला यदि 1 मीटर अर्धव्यास का हो। दोस्तों यहाँ पर एक दो बातें और आप लोग को याद रखना है कि MHCP का पूरा नाम औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति है और MSCP का पूरा नाम औसत गोलाकार कैंडल शक्ति है। तो ये हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बिंदु पर विचार कीजिए। अब विचार क्या, ऐसे उपरोक्त में से कौन सा स्टेज विशिष्ट ऊर्जा को प्रभावित करता है। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप सबको याद रखना है
कि ये ज़्यादा बझाता नहीं क्वेश्चन को, सीधा सीधा रहेगा। यानी कि इसका जो आंसर दिया है ए बी वाला आंसर है। और दिया क्या है, स्टाफ के बीच की दूरी, त्वरण और मंदर, ग्रेडियंट प्रतिरोध सभी के सभी विशिष्ट ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 100 मिली एम्पियर सीमा धारा को मापने के लिए 0 से 1 से कैसे बदलें यदि आंतरिक प्रतिरोध उसका जो है 100 ओम हो। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा कि मीटर के साथ समांतर में 0.1 ओम का प्रतिरोध जोड़कर। अब दोस्तों ये कैसे आया इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि दिया है, क्या है, दिया है प्रतिरोध R 100 ओम, I 100 मिली एम्पियर। तो IM का मान दिया है दोस्तों 1 मिली एम्पियर। और ये कह रहा है कि संट प्रतिरोध SH होता है दोस्तों। तो IM बराबर दोस्तों इससे हम भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100। अब जो संट प्रतिरोध होता है तो RM/M-1 होता है। तो हम इस पे 100/M-1 करके रख देंगे तो दोस्तों इतना आ जाएगा। अब इसको घटाने के बाद भाग करेंगे तो इसका मान 1.01 ओम आ जाएगा। धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अमीटर के समांतर में जो है 1.01 ओम का प्रतिरोध संयोजित कर देंगे हम। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, उपरोक्त प्रतीक क्या दर्शाता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में दे देता है, कोई प्रतीक दे देगा और पूछेगा इसमें क्या दर्शा रहा है। तो इसमें दोस्तों ये लाइटिंग अरेस्टर है, ये लाइटिंग अरेस्टर को दिखाता है। अब लाइटिंग अरेस्टर जो है क्या काम करता है, वो जो है इसका प्रतीक दिखाया गया है। ये उच्च वोल्टा को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। इसका काम यही है कि अगर जो कोई सा वोल्टेज आता है तो उसे क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। अब उसके आधार पर हम इसको भी देख लेते हैं कि आइसोलेटर, आइसोलेटर का प्रतीक ये दिया हुआ है। तो आइसोलेटर क्या होता है दोस्तों, नो लोड पे काम करता है, यानी कि इसको हम लोड पर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर जो हम रोड पे ऑपरेट करेंगे तो इसे हम नहीं कर सकते हैं, इसे नो लोड पे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट सिंबल का फैन, एग्जॉस्ट फैन का भी जो है सिंबल दे रखा है, ऐसे ही पूछा है। और ट्रांसफार्मर, अब धारा करंट, अब ट्रांसफार्मर दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक करंट ट्रांसफार्मर और एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका सिंबल यहाँ दे रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छी प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता है। तो अच्छी प्रकाश व्यवस्था के लिए हमें जो है इन चारों की जरूरत है। जैसे कि दोस्तों अगर जो मैं कहूँ तो हमें क्या चाहिए, प्रदीपन से पर्याप्त प्रकाश चाहिए, प्रदीपन स्रोत हमारे आंख पर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, प्रदीपन स्रोत का छायांकित और परावर्तक उपयोगी होना चाहिए, प्रदीपन स्रोत एक समान प्रकाश देने वाला स्थापित किया जाना चाहिए। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं ये चारों गुण होना चाहिए। प्रदीपन का मतलब कि जहां से प्रकाश जलता है वहां मुझे पर्याप्त चाहिए। तो इस प्रकार ये चारों जो है इसका आंसर डी होगा, चारों होने चाहिए प्रदीपन में। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है कि संक्षारण के लिए भू प्रतिरोध के सुधार में निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से दोस्तों हम तीनों विधि का इस्तेमाल करते हैं। लंबे भूक्षण का भी प्रयोग करते हैं, रासायनिक रूप से मिट्टी का भी उपचार करते हैं और कई भूक्षण का भी उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा डी। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं कि जो भू संरक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली ये तीन ही विधि होती है, लंबे भूक्षण का प्रयोग और रासायनिक रूप से मिट्टी का उपचार करके कई भूक्षण का प्रयोग कर सकते। और दोस्तों यहाँ पर भू प्रतिरोध का मान बड़े स्टेशन के लिए 0.5 ओम और मीडियम स्टेशन के लिए जो है 1 ओम होना चाहिए, और छोटे स्टेशनों के लिए जो उनका रेजिस्टेंस होता है वो 5 ओम होना चाहिए। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब
जनरेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेंज का नियम किसके नियम, फैराडे के नियम से उत्पत्ति हुआ है। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये सब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अब जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि विद्युत यंत्र के रख रखाव की लागत को क्या कहते हैं। अब सोचो दोस्तों, विद्युत यंत्र का रख रखाव किसमें आएगा, परिचालन में आएगा। क्यों, क्योंकि विद्युत क्या होता है, विद्युत ऑपरेट किया जाता है ना, उसके लिए जो ऑपरेशंस होते हैं वही तो किए जाते हैं। तो यानी जो विद्युत में और भी कौन कौन से रख रखाव आते हैं, जैसे परिचालन लागत आता है। परिचालन लागत में जैसे उसमें ईंधन हो गया, श्रम हो गया, रख रखाव, ये सब के सब जो है परिचालन लागत में जो है शामिल होते हैं। हम जैसे किसी कोई भी संयंत्र है तो उसमें जिस चीजों की जरूरत होती है वही सब परिचालन लागत है। अब परिचालन लागत किस पर निर्भर करती है, एक निश्चित समय के प्लांट तथा उपकरणों को बदलना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि समय की इसकी क्षमता कम हो जाती है और प्रतिवर्ष कुछ राशि प्लांट तथा उपकरणों को बदलने के लिए रखी जाती है। तो इसे मूल्य ह्रास लागत भी कहते हैं। जैसे अगर कोई उपकरण खराब हो जाता है तो उसे भी दोस्तों बदलना पड़ता है। अगली बात है कि एक्सनॉर गेट के दो इनपुट में उत्पन्न करता है। अब जो एक्सनॉर गेट होता है वो दो गेट, तो अब इसका जो क्या है, ये समान उत्पन्न करता है। भले ही इसके दो टर्मिनल होते हैं लेकिन ये समान उत्पन्न करता है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक्सनॉर गेट जो है दोनों समान उत्पन्न करता है, और दोनों का देखिए जैसे इस प्रकार इसका सिंबल दिया हुआ है, और इसको अब इसका जो बूलियन व्यंजक होता है ये कुछ ऐसे ही होता है, ए बी, ए डॉट बी। और जो इसकी ट्रुथ टेबल है, जब हम उस पर 0 0 सिग्नल देते हैं तो हमें आउटपुट में Y1 मिलता है, जब 0 1 देते हैं तो 0 मिलता है, और 1 0 देते हैं तो 0 मिलता है, 1 1 देते हैं तो 1 मिलता है। वैसे गेट कितने प्रकार के होते हैं, गेट 3 प्रकार के होते हैं, एंड और नॉट। एंड और नॉट ये सब यूनिवर्स गेट है। अब दोस्तों हम 16वां क्वेश्चन है, मापन यंत्र में सही मान के अनुरूप और बोल्टता की डिग्री कहलाती है। ये दोस्तों यथार्थता कहलाती है। अब सही जो माप जाएगा इसे यथार्थता भी कहेंगे। जैसे कि कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि यह मापन की निकटता अनुरूपता डिग्री यथार्थता कहलाती है। तो इसके गुण क्या होते हैं यथार्थता के, यथार्थता को जो है यथार्थता मापन यंत्र के 3 गुण होने चाहिए, यथार्थता, सुग्राहिता और पुनरुत्पादकता। यानी दोस्तों यार इसमें 3 गुण होने चाहिए, यथार्थता, सुग्राहिता, पुनरुत्पादकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आइसोलेटर का प्रतीक, अभी दोस्तों मैंने आइसोलेटर का आपको प्रतीक बताया, आइसोलेटर का प्रतीक ये होता है। और आइसोलेटर अगर जो ऑन स्विच है तो ये रहेगा, अगर जो विद्युत घंटी की बात करें तो ये रहेगा, एग्जॉस्ट फैन की बात करें तो ये रहेगा, ये मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है, धारा ले जाने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित किया जाता है। धारा ले जाने वाले चालकों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित किया जाता है, किसके नियम से, अंगूठे के दाएं हाथ के नियम से। अब अंगूठे के दाएं हाथ के नियम से हम इसे जो है चुंबकीय क्षेत्र निर्धारित करता है। अंगूठे का दाया नियम जो है दाया नियम जो है, देखिए दाया नियम जो जनरेटर के लिए होता है, और लेंज का नियम फैराडे के नियम से उत्पत्ति होती है। यह ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताती है। तो दाएं नियम से जो है हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं नियम से जनरेटर का और धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बताता है। तो दाया नियम का ये 2 काम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1 कैलोरी उष्मा विद्युत ऊर्जा के बराबर होती है। दोस्तों किसके बराबर होती है, 10⁻³ (8/60) kWh के बराबर होती है। अब ये कैसे आया ये वैल्यू, इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों
एक कैलोरी उष्मा विद्युत ऊर्जा 10 पर घात 3 के बराबर होती है। तो हम जानते हैं जैसे 1 kWh बराबर क्या होता है, 3.6 × 10⁻⁶। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, हम इसी को पाठांतर कर देंगे तो इतना आ जाएगा। इसको जब भाग देंगे तो दोस्तों लगभग ये इतना आ जाएगा। इसको भाग देने के बाद 1 जूल बराबर हम इन क्या करते हैं, एक कैलोरी और जूल इन दोनों का गुणा करा देते हैं। तो जो ये होता है, तो हम एक कैलोरी के जगह पर इसको रख दिए। रखने के बाद में ये देखिए जब भाग देंगे इससे तो इतना आ जाएगा। तो 1 कैलोरी बराबर क्या होगा, 10 पर घात -3/860 kWh। तो इतना हमारा आ जाएगा सॉल्व करने पर इसको। अब दोस्तों 1 kW बराबर 1000 वाट, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 मेगावाट बराबर 10 पर घात 6 वाट होता है। ये सब स्मरणीय बातें हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत में मशीन में प्रयुक्त विद्युत नियंत्रित चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए विद्युत। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मशीन में प्रयुक्त विद्युत नियंत्रित चुंबकीय पदार्थ कौन सा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि उच्च पारगम्यता और उच्च संतृप्त प्रवाह घनत्व, यानी कि दोस्तों कि उसकी परमेबिलिटी हाई होना चाहिए और हाई सेचुरेशन फ्लैक्स डेंसिटी होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो मशीन की हाई परमेबिलिटी होती है और हाई सेचुरेशन होता है, वो क्या करता है, विद्युत को नियंत्रित करता है, विद्युत चुंबकीय पदार्थ को। अब जैसे हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो अधिकतम कोटि तक जो है प्रवेश कर जाती हैं। अब दोस्तों चुंबकीय पारगम्यता को म्यू से दर्शाया जाता है और चुंबकीय पारगम्यता की जो मात्रक होती है हेनरी पर मीटर होती है और सापेक्ष पारगम्यता को म्यू आर इकाईहीन शक्ति होती है। यानी सापेक्ष पारगम्यता को जो है म्यू आर से जो है इकाईहीन शक्ति होती है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला जो है कि डायनमोमीटर प्रकार के उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कथन है तो यहाँ पर दे रखा है कि एक समान पैमाने होते हैं, उनका उपयोग एसी और डीसी दोनों में किया। तो दोस्तों यही कथन गलत है इसका, क्योंकि जो डायनमो होता है वो डीसी के केस में होता है। तो दोस्तों जो डायनमो के प्रकार उपकरणों में एक समान कथन गलत दिया है। तो डायनमो में जो एक समान पैमाना है ये कथन गलत है। डायनमो प्रकार मापन उपकरण एसी और डीसी दोनों को मापने में किया जाता है। इसमें वायु एयर डैम्पिंग प्रयुक्त किया जाता है या हिस्टेरेसिस हानि और भंवर धारा हानि से मुक्त होती है, क्योंकि इसमें लौ हानि नहीं होती है। तो हम क्या समझे कि जो डायनेमोमीटर होता है उसमें जो एक समान पैमाना नहीं होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं। अब इसमें एक बात और समझने वाली बात है कि जो डायनेमोमीटर होता है उसमें जो है स्प्रिंग बलाघूर्ण का प्रयोग किया जाता है और डायनेमोमीटर एक ट्रांसफार्मर टाइप प्रकार का यंत्र होता है। और डायनेमोमीटर में 2 कुंडलियां होती हैं, स्थिर कुंडलियां जिसे धारा कुंडली कहते हैं और चल कुंडली जिसे वोल्टा कुंडली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक में जब आर्मेचर धारा बढ़ने टर्मिनल वोल्टेज के घटने का क्या कारण है। तो जो दोस्तों अल्टरनेटर होता है, अब उसमें जो धारा बढ़ना और वोल्टेज बढ़ने का कारण केवल जो है उसमें जो है रेजिस्टेंस का काम, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है और आर्मेचर क्षण प्रतिघात आर्मेचर प्रक्रिया, यही आपका आंसर होगा। यही जो होता है वो आर्मेचर प्रत्यावर्तक में वोल्टेज धारा के बढ़ने और टर्मिनल वोल्टेज के घटने का कारण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम समझ सकते हैं कि इससे जो एक प्रत्यावर्तक है, देखिए चित्र बना हुआ है, तो प्रभावी प्रतिरोध और क्षरण धारा और प्रतिरोध प्रक्रिया आर्मेचर प्रतिक्रिया वोल्टेज के घटने का कारण है। तो जैसे ये है,
तो यहाँ पर लोड है, तो वो बी वोल्ट टर्मिनल आर ई प्रभावी प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि ये एक एसी जनरेटर है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो प्रत्यावर्तक क्या है? एसी जनरेटर है। जल के अंदर गति के लिए पनडुब्बियों की ऊर्जा संचालित की जाती है इसके द्वारा, बैटरी के द्वारा। अब जल के अंदर दोस्तों हम जानते ही हैं कि कोई इलेक्ट्रिक तार तो जा नहीं सकती, इसलिए बैटरी से ही हो जाएगा हमारा काम। अब इससे जो बैटरी की क्षमता होती है उसे AH यानी एम्पियर हावर और WH वाट आवर्स में प्रदर्शित किया जाता है। और रासायनिक ऊर्जा के रूप में इसमें ऊर्जा भंडारित होती है जो विद्युत ऊर्जा उपलब्ध करती है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पूरे प्रतिस्थापन को बचाने के लिए मुख्य बोर्ड के पास स्थित होता है? तो दोस्तों ELCB। ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यह मुख्य बोर्ड के पास ही होता है जो कि परिपथ को बचाता है। और भूसंपर्कन धारा विच्छेदक में भी इसका उपयोग होता है। जैसे कि दोस्तों, जैसे शॉर्ट सर्किटिंग हो या फिर कोई झटका ना लग पाए, इसलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि मुख्य बोर्ड के पास ही होता है और इसका प्रतिबाधा बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्विच गियर विशिष्ट विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो स्विच गियर में तो ये सारी विशेषताएं होती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे पूर्णतः विश्वसनीय भी होता है हमारा स्विच गियर, बिल्कुल निश्चित होता है, त्वरित होता है, संचालित होता है, हस्तचलित नियंत्रण के लिए प्रावधान भी उसमें होता है। यानी कह सकते हैं कंप्लीटली रिलायबल, एब्सोल्युटली सर्टेन, डिसर्टेन, क्विक ऑपरेशन। तो ये सारी बातें क्या बिंदु स्विच है जो है स्विच गियर में होती है। और भी कुछ बातें हैं। यह क्या करता है? यह परिपथ को तोड़ने का काम करता है। अब परिपथ को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है, तो इसे स्विच गियर भी कहते हैं या फिर परिपथ वियोजक आदि। अब इसका उपयोग विद्युत शक्ति प्रणाली को नियंत्रित करने और संरक्षित करने, विलगित करने के लिए किया जाता है। वायरिंग में फ्यूज स्थित होता है, तो इसमें क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बी। अभी जो दिया है लाइव या फेस तार में। तो वायरिंग में फ्यूज या फेस तार स्थित होता है। फ्यूज परिपथ का संरक्षक अवयव है जो एक निश्चित मात्रा से अधिक धारा बहने पर स्थित परिपथ को ब्रेक कर देता है और परिपथ का मान मूल्यवान एवं अत्यधिक कारण खराबों से बच जाता है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो फ्यूज होता है, जैसे ही वोल्टेज धारा का मान बढ़ता है तुरंत वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होता है और वो क्या करता है? सर्किट को ब्रेक कर देता है। यानी कि धारा का मान जैसे ही ज्यादा होगा उगल के पिघल जाता है फ्यूज। अगला क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल है कि 40% के भार गुणक पर एक उपभोक्ता की अधिकतम मांग 200 kW है, तो प्रति वर्ष ऊर्जा खपत ज्ञात करें। दिया है दोस्तों, हमें लगाना क्या है? भार गुणक 40%, अधिकतम मांग 20 kW और प्रति वर्ष खपत ऊर्जा ज्ञात करना है। तो एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? एक वर्ष में 8707 घंटे होते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, भार गुणक बराबर प्रति वर्ष खपत ऊर्जा बटे 860 गुणे अधिकतम मांग। तो हमें क्या करना है? भार गुणक दिया है, यही मुझे निकालना है। सीधा सीधा फार्मूले में रख दिया और तिरछा गुणा करा दिया। तो तिरछा गुणा कराने पर ये देखिए दोस्तों, इन सबका गुणा कराएंगे हम तो इतना आ जाएगा और इसे हम लगभग में क्या 10 पर घात 5 करके लिख लेते हैं।
बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 7 × 10⁵ kWh आएगा प्रति वर्ष। निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्थिरता और ऊर्जा रेटिंग है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक स्थिरता होती है? तो वायर बाउंड प्रतिरोध की सबसे अधिक स्थिरता और ऊर्जा रेटिंग होती है। वायर बाउंड का प्रतिरोध सबसे अधिक ऊर्जा रेटिंग है। तो प्रतिरोध 2 वाट से लेकर 100 वाट या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 1 ओम से या 200 ओम तो हो सकता है। अगला प्रश्न है, 1 मीटर 125 वोल्ट को मापित करता है एवं वोल्टेज का सही मान 125 दशमलव इतना है, तो इसका त्रुटि बताइए। तो कुछ नहीं करना है, इसका त्रुटि जो है इसको घटा देना है, आ जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 0.5 मान। इसे दिया है मापित वोल्टेज इतना, वास्तविक वोल्टेज इतना, घटा दिया इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए प्लस ए बार बी को कैसे लिख सकते हैं? तो दोस्तों ए प्लस ए बार बी को ऐसे पूरक करेंगे, पूरक करने के बाद डी मॉर्गन पर में से अलग कर देंगे, अलग करने के बाद कॉमन ले लेंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बेलनाकार रोटर प्रत्यावर्तक, बेलनाकार प्रकार के जो प्रत्यावर्तक है वो संचालित होते हैं, किसमें संचालित होते हैं, यही बताना है। दोस्तों जो बेलनाकार रोटर होता है वो किसमें, भाप टरबाइन में जो है प्रयोग किया जाता है। तो बेलनाकार रोटर के प्रकार में भाप टरबाइन द्वारा संचालित होता है, और इस रोटर जो है 2 ध्रुव या 4 ध्रुव के बनाए जाते हैं, और जो अल्टरनेटर होते हैं वो उसमें 3000 आरपीएम तथा 4 ध्रुव वाले अल्टरनेटर में 1500 आरपीएम के। तो अगला क्वेश्चन है कि हाफ एडर में इनपुट होने पर कैरी आउटपुट सबसे अधिक होता है। तो कैरी आउटपुट कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि 1 होता है। तो जैसे ही हम 1 देते हैं, तो यहाँ इस तालिका समझे कि हम जब हाफ एडर का चित्र ये है, और इसमें जैसे हम अगर जो 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट 0, 1 0 देते हैं तो 1, 1 0 1 देते हैं तो 1, 1 1 देंगे तो 0। यानी कि जो ABC से जो कैरी आउटपुट होता है उसी से योग यस को दर्शा रहा है, सारे योग को। अगला क्वेश्चन, छोटे विद्युत प्रतिष्ठानों में स्थित अर्थिंग के लिए जीआई या तांबे प्लेटों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो जीआई जो प्लेटों की संख्या 1 होती है, उसकी जो साइज होती है वो 60 × 60 3.8 ये सेंटीमीटर और mm में होती है, या फिर जो प्लेट है या इस साइज में भी हो सकता है 60 × 60 65 में। अगला प्रश्न है, यह निश्चित किया जाता है कि कॉपर रॉड अर्थिंग में लगाई जानी चाहिए। तो लंबाई दोस्तों 12.5 mm की होती है, जो निश्चित किया जाता है। और अगला प्रश्न है, उत्पादित ईएमएफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों आर्मेचर घूर्णन के साथ स्थिर क्षेत्र प्रणाली और घूर्णन के साथ जो है स्थित आर्मेचर, ये दोनों विधियों का प्रयोग करके जो है ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है। तो ईएमएफ के लिए जो है आर्मेचर के साथ जो है प्रणाली आर्मेचर विधि का प्रयोग करते हैं, चूंकि जो प्रत्यावर्तक और डीसी दोनों में ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है। तो डीसी जनित्र और प्रत्यावर्तक में अंतर सिर्फ इतना है, डीसी जनित्र में आर्मेचर घूमता है जबकि चुंबकीय क्षेत्र स्थित रहता है, और ये एक दूसरे के उल्टा है। प्रत्यावर्तक में चुंबकीय क्षेत्र घूमता है और आर्मेचर स्थित रहता है। दोस्तों बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें जो है आर्मेचर घूमता है
चुंबकीय क्षेत्र स्थित रहता है और उसमें आर्मेचर स्थिर रहता है, चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। बस इतना अंतर है। अगला प्रश्न है, यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में स्थानांतरित गति किया जाता है तो उसमें ईएमएफ प्रेरित प्रेरित होता है। इस तरह की ईएमएफ के रूप में जाना जाता है, उसे कहेंगे गतिज प्रेरित ईएमएफ। तो जब चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो ईएमएफ प्रेरित होता है, और प्रेरित इस ईएमएफ को जो है काइनेटिक ईएमएफ भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह जो है गतिशील होने के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे गतिशील जो है ईएमएफ कहते हैं। तो डीसी जनरेटर में इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीक लोड शक्ति संयंत्र नहीं है। तो वह थर्मल में जो है ऊर्जा संयंत्र में पीक लोड शक्ति संयंत्र नहीं है, इसमें ज्यादा लोड होता नहीं है। तो क्योंकि अब यहाँ पर कुछ दे रखा है, इसे जो गैस डीजल शक्ति संयंत्र है, सौर वायु, ये सब पीक लोड शक्ति संयंत्र है। पीक लोड शक्ति संयंत्र पर सबसे अधिक महंगी हो जाने पर चलाया जाता है का लोड तो जो है 84 घंटे तक चलाया जाता है। तो आप लोग को याद क्या रखना है कि गैस डीजल शक्ति संयंत्र और गैस है, सौर ऊर्जा और यंत्र पीक लोड है, थर्मल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए तार्किक में x का मान बताइए। तो आउटपुट क्या होगा, तो हम जानते हैं इसमें एक और गेट है, और गेट का बूलियन व्यंजक किया है, और इसमें एक एंड गेट है, एंड गेट का बूलियन व्यंजक किया है। अगर जो हम दोनों को अलग अलग करके देखें तो ये इसका बूलियन व्यंजक ये और इसका ये, तो हम अगर जो दोनों को मिलाएंगे तो आउटपुट हमारा यही मिलेगा, x बराबर a प्लस बी, यानी हमारा आंसर ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दोष बिजली प्रणालियों में अधिक बार होता है। तो लाइन से भूमि, अर्थ वाला दोस्तों अधिक बार होता है। क्यों, क्योंकि तार कभी कोई आपने देखा हुआ टूट जाता है तो उसे भूप्रदोष माना जाता है। और लाइन से भूप्रदोष अधिक बार होता है। आमतौर पर संचरण लाइन में भूप्रदोष तब होता है जब चालक जो जमीन पर गिर जाता है या फिर न्यूट्रल के संपर्क में आ जाता है। तो उसके कई कारण है, जैसे तेज हवा चल रहा, पेड़ से गिर गया या फिर बिजली गिरना, इन सब के कारण जो होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक में प्रतिकुंडली प्रेरित ईएमएफ का सदिश योग प्रतिकुंडली कॉइल में अंगणितीय योग का अनुपात क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है पिच फैक्टर। पिच फैक्टर जो है कुंडली में प्रेरित ईएमएफ का सदिश योग और प्रतिकुंडली अंगणितीय योग का अनुपात जो है पिच फैक्टर कहलाता है। पिच फैक्टर या कुंडली विस्तार का मान सदैव कम होता है। विद्युत वाहक बल तरंग रूप में सुधारने के लिए पिच फैक्टर को ध्रुव से कम रखा जाता है।